सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 3 के संधि पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, संधि अर्थात दो वर्णों या दो शब्दों का मेल। तो बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने भाषा, वर्ण, शब्द रचना और आज हम संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आपके पाठ का नाम है संधि, तो पहले आपके मन में यह प्रश्न होगा कि संधि क्या होती है। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल। जब दो वर्ण पास पास आ जाते हैं तब उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्द निकट आते हैं तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कुछ परिवर्तन आ जाता है और इसी को संधि कहते हैं। जैसे आपके पाठ में उदाहरण स्वरूप में दिया हुआ है देव प्लस आलय। अब देव प्लस आलय, यह शब्द आपका संधि विच्छेद किया हुआ है, वर्णों को, शब्दों को अलग किया हुआ है। अब देव शब्द का उच्चारण करने पे जो व वर्ण से अ की ध्वनि आ रही है और आलय शब्द से जो आ वर्ण की ध्वनि आ रही है, तो अ प्लस आ मिलकर आ हमें दीर्घ मात्रा प्राप्त हुई और आपका शब्द बना देवालय। ऐसे ही महा प्लस ईश, तो आ और ई वर्ण के मेल से हमें एक नया शब्द मिला ए और हमारा शब्द बना महा प्लस ईश अर्थात महेश। ऐसे ही उत प्लस ज्वल, तो उत प्लस ज्वल में आपका त प्लस ज के मिलने से हमें एक नया शब्द मिला। त वर्ण जो है आपका ज वर्ण में परिवर्तित हो गया और आपका शब्द में बना उज्ज्वल। निह प्लस धन, अब यहाँ पे निह जो विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग प्लस ध मिलकर जो विसर्ग की मात्रा है वह र में परिवर्तित हो गई और आपको शब्द मिला निर्धन। तो बच्चों, आइए पहले हम जानते हैं कि संधि क्या होती है। अभी आपने संधि के इतने उदाहरण पढ़े और संधि का जो अर्थ पढ़ा मेल। कहने का अर्थ यह है कि दो वर्णों के पास पास होने से उनके परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि संधि विच्छेद क्या होता है। जब संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके पहले वाली स्थिति में पहुंचा दिया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय शब्द का आपने संधि किया तो आपका शब्द बना देवालय, और देवालय शब्द को जब फिर हम अलग कर देंगे, देव प्लस आलय कर देंगे, तो वह आपका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद अर्थात वर्णों को अलग करना। तो इस प्रकार संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि किसे कहते हैं? पहले आइए हम स्वर संधि के विषय में जानते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि स्वर संधि में
स्वरों का स्वरों से मेल होता है। जैसे नर प्लस इंद्र, अब नर प्लस इंद्र से र शब्द से अ वर्ण और इंद्र शब्द से ई वर्ण, तो इन दोनों वर्णों के मिलने से, दोनों स्वर वर्णों से मिलने से हमें एक नया शब्द मिला ए, और आपका शब्द बना नरेंद्र। तो स्वर संधि वह होती है जिसमें स्वरों का स्वरों से मेल होता है और उससे जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर आपका है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और उन भेदों में से जो पहला भेद होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तब दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे वह स्वर वर्ण ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से आ ई उ हो जाते हैं। अर्थात चाहे वह अ प्लस अ मिले तब भी हमको आ मिलेगा, ई प्लस ई मिले तब भी हमको बड़ी ई मिलेगी, उ प्लस उ मिले तब भी हमको बड़ा उ मिलेगा। तो स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ, कृष्ण प्लस अवतार। अब कृष्ण से अ और अवतार से अ प्लस अ मिलकर हमको मिला आ, और आपका शब्द बना कृष्णावतार। ऐसे ही विद्या प्लस अर्थी। अब विद्या प्लस अर्थी से आ प्लस अ मिलकर हमें शब्द मिला आ, और शब्द बना विद्यार्थी। ऐसे ही महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ और हमें शब्द मिला आ, आपका शब्द बना महात्मा। अ प्लस आ, न्याय प्लस आलय, और आपको शब्द मिला न्यायालय। तो हमेशा हमें दीर्घ मात्राओं की प्राप्ति हो रही है। आपने देखा कि चाहे वह अ प्लस आ हो, चाहे आ प्लस आ हो, चाहे आ प्लस आ हो, हमें हमेशा दीर्घ मात्राओं की प्राप्ति हो रही है। और अब देखिए ई प्लस ई, कवि प्लस इंद्र, तब भी हमें दीर्घ मात्राओं की ही प्राप्ति हो रही है। कविंद्र। बड़ी ई प्लस छोटी ई, नारी प्लस इंद्र, नारिंद्र। छोटी ई प्लस बड़ी ई, कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, नदी प्लस ईश, नदीश। तो चाहे वह छोटी ई हो चाहे बड़ी ई, दोनों के मिलने से हमें बड़ी ई दीर्घ मात्रा की प्राप्ति हो रही है और हमारा शब्द कवींद्र, नारेंद्र, कवीश्वर, नदीश ऐसे शब्द बने। फिर उ प्लस उ, बड़ा उ। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। बड़ा उ प्लस छोटा उ, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। बड़ा उ प्लस बड़ा उ, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। तो हमेशा हमें दीर्घ मात्राओं की प्राप्ति हो रही है। तो दीर्घ संधि में हमेशा हमें दीर्घ मात्राओं की ही प्राप्ति होती है। अब आप देखेंगे आगे गुण संधि। गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। उ या उ आए तो ओ हो जाता है और री आए तो अर हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अ या आ का ई या ई, उ या उ से मेल होता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाते हैं। और अ या आ के बाद यदि री का मेल होता है तो अर हो जाता है और ऐसे मेल को गुण संधि कहते हैं। अब देखिए
अ या आ के बाद ई या ई आए। तो पहले आइए इसका उदाहरण देखते हैं। अ प्लस ई, नर प्लस इंद्र। अब अ और ई के मिलने से हमें शब्द मिला, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। तो आपका शब्द मिला नरेंद्र। अब अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। अ प्लस उ, हित प्लस उपदेश। हित प्लस उपदेश, अ प्लस उ के मिलने से हमको शब्द मिला ओ, और आपका शब्द बना हितोपदेश। पर प्लस उपकार, परोपकार। अ और उ के मिलने से हमको नया शब्द मिला ओ, और आपका शब्द बना परोपकार। आ प्लस उ के मिलने से महा प्लस उत्सव, महोत्सव। और अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। अब अ प्लस री के मिलने से हमें शब्द मिला अर, और आपका शब्द बना देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तो इस प्रकार आपने दीर्घ संधि में देखा कि हमें दीर्घ मात्राओं की प्राप्ति हो रही है। गुण संधि में हमें अ या आ के बाद ई या ई के आने पर ए हो जा रहा है, अ या आ के बाद ई या ई के उ या ऊ के आने पे ओ हो जा रहा है, और अ या आ के बाद री आने पर अर हो जा रहा है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं वृद्ध संधि। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तो दूसरे शब्द के आरंभ में ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि ओ और ओ आए तो अ हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वृद्धि संधि में हमेशा हमें मात्राओं में वृद्धि दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस एक। अब एक का अ प्लस ए। अब अ प्लस ए के मिलने से हमें मात्रा मिली ए, और शब्द बना एक एक। तो यहाँ पे लिखा है कि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए और ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। लोक प्लस एषड़ा। अब लोक शब्द से अ का उच्चारण हो रहा है, और एषड़ा शब्द से पहला शब्द लिया जाएगा ए, तो हमें नया शब्द मिलेगा ए, और हो जाएगा लोकैषड़ा। फिर आपका सदा प्लस एव। अब आ प्लस ए, और हमें शब्द मिला ए, और शब्द बना सदैव। फिर आपका तथा प्लस एव। आ प्लस ए के मिलने से हमें एक नया शब्द मिला ए, और हो गया तथैव। मत प्लस एक, अ प्लस ए, और हमें शब्द मिला ए, मतैक्य। फिर आपका आ प्लस ए, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। दंत प्लस ओष्ठ, दंतौष्ठ। परम प्लस औषध, परमौषध। महा प्लस औषध, महौषध। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वृद्धि संधि में हमेशा मात्राओं में वृद्धि होती जा रही है। और अब आइए हम लोग देखते हैं यण संधि। यण संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, ई और ई, उ और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का य और ऊ का व हो जाता है। जैसे देखिए यदि प्लस अपि। अब यदि ई प्लस अ के मिलने से आपका जो वर्ण है ई का य हो गया, और हो गया यद्यपि। अति प्लस अधिक। अब ई का य हो गया अत्यधिक। अति प्लस अंत। ई प्लस अ, और आपका वर्ण हो गया य अत्यंत। फिर कहने का अर्थ यह है कि जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ
या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है और ऐसे मेल को यण संधि कहते हैं। अब ऊ का व देखिए, ऊ प्लस आ, सु प्लस आगत। अब ऊ का व हो जाएगा स्वागत। अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। अनु प्लस अय, अन्वय। अब आपका है अयादि संधि। अयादि संधि में ह्रस्व या दीर्घ ए औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आय, ए का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे ए प्लस अ, ने प्लस अन, नयन। नय प्लस अक, नायक। पो प्लस अन, पावक। और भाव प्लस उक, भावुक। अब आइए देखते हैं व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होता है और व्यंजन संधि में व्यंजन के अतिरिक्त स्वर या व्यंजन कोई भी स्वर आने पर जो भी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप व्यंजन संधि का यह है, जैसे आपका दिया हुआ है जगत प्लस ईस। अब जगत प्लस ईस तो जो आपका त वर्ण है, वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं और उस नियम के अनुसार आपका जो जगत प्लस ईस है, जगदीश, त वर्ण द में परिवर्तित हो गया और त प्लस ई के मिलने से आपको एक नया वर्ण मिला द और शब्द बना जगदीश। ऐसे ही सत प्लस जन। अब जो सत प्लस जन है सज्जन, तो जो आपका त वर्ण है वह ज वर्ण में परिवर्तित हो गया और आपको शब्द मिला सज्जन। फिर आपके व्यंजन संधि के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे सम प्लस कल्प, संकल्प। अब आपका जो म वर्ण है वह किस में परिवर्तित हो गया, ल में, और आपका शब्द मिला सम प्लस कल्प, आपको शब्द मिला संकल्प। आपके पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गए। सम वर्ण जो है, म जो है वह पंचमाक्षर आपका होता है, जैसे क, ख, ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, अंग। च वर्ण का पांचवा अक्षर क्या है, य। ट वर्ण का पांचवा अक्षर क्या है, ड़। और त वर्ण का पांचवा अक्षर क्या है, न। और प वर्ण का पांचवा अक्षर क्या है, म। तो जो आपका म वर्ण है वह पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गया, संकल्प। अब दिक प्लस अंबर, जो आपका क वर्ण है वह आपका पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गया और आपका शब्द बना दिगंबर। ऐसे ही दिक प्लस गज। अब जो आपका क वर्ण है वह ग वर्ण में परिवर्तित हो गया और आपका शब्द बना दिग्गज। सम्मान। अब आपका सम शब्द जो है वह म वर्ण में परिवर्तित हो गया और आपका शब्द मिला सम्मान। सम प्लस पूर्ण। अब सम प्लस पूर्ण म वर्ण जो है वह आपके पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गया और आपको शब्द मिला संपूर्ण। तो यह थे व्यंजन संधि। अब आइए विसर्ग संधि के नियमों को देखते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे, जैसे यशः प्लस गान। अब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो
उसकी जगह पे वहाँ पे परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे यशः प्लस गान, अब जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया और आपको शब्द मिला यशोगान। निह प्लस तेज, निस्तेज, आपका जो विसर्ग है वो आधे स में परिवर्तित हो गया और आपको शब्द मिला निस्तेज। जैसे मान लीजिए अधा प्लस गति, अधा प्लस गति, तो विसर्ग, इसका नियम यह है कि विसर्ग से पहले यदि अ हो तो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं यशः, यस, यस से अ वर्ण का उच्चारण हो रहा है और विसर्ग लग गया, और गान, तो यह वर्ग का कौन सा वर्ण है? ग, क ख ग, तीसरा वर्ण है, तो उसके आने पे विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो गया, यशोगान। ऐसे ही मनः प्लस हर, मनोहर, निह प्लस तेज, निस्तेज, दुह प्लस चरित्र, दुश्चरित्र, मनः प्लस नीत, मनोनीत, दुह प्लस बल, दुर्बल, निह प्लस रस, नीरस, दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म, नमः प्लस ते, नमस्ते, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार, निह प्लस चल, निश्चल, निह प्लस चिंत, निश्चिंत, निह प्लस पाप, निष्पाप। तो जो विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण आने पर वह विसर्ग जो है वह ओ, आधा स, बड़ा स आधा, र, बड़ा स, ऐसे रूपों में यह परिवर्तित हो जा रहा है और यह नियमों के अनुसार होता है। तो आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं विदेशी शब्दों के लिए संधि के क्या नियम हैं। तो विदेशी शब्दों के लिए संधि के कोई नियम उन पर लागू नहीं होते हैं। विदेशी शब्दों में संधि का कोई नियम उन शब्दों पे लागू नहीं होते हैं। संधि के कुछ अन्य प्रमुख नियम, जैसे महाप्राणीकरण, जब प्रथम पद में अल्प प्राण ध्वनि के आगे ह महाप्राण ध्वनि आए तो उसके प्रभाव से प्रथम पद को अल्प प्राण ध्वनि भी महाप्राण में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जब ही, अब वह आपका शब्द हो जाएगा जब ही, तब प्लस ही तभी, अब प्लस ही अभी, और कब प्लस ही कभी। सादृशीकरण, दो अलग अलग ध्वनियाँ जोड़ते समय एक जैसी हो जाती हैं, जैसे पोत प्लस दार, पोतदार। ह्रस्वीकरण, सामासिक शब्दों में प्रथम पद के दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व स्वर हो जाते हैं, जैसे आम प्लस चूर, अमचूर, हाथ प्लस कड़ी, हथकड़ी, लड़का प्लस पन, लड़कपन, कान प्लस कटा, कनकटा। तो इस प्रकार आपने देखा संधि के कुछ अन्य नियमों को, और लोप हो जाना, गायब हो जाना। कभी कभी तो हिंदी शब्दों की संधि में किसी वर्ण का लोप ही हो जाता है, जैसे छोटा प्लस पन, छुटपन, वहाँ ही वहीं, मुझ ही मुझी। तो इसमें आप देख ले रहे हैं कि शब्द परिवर्तित हो जा रहे हैं। फिर आपका है आगम, कभी दो स्वरों के बीच में य का जब आगम होता है तब पूर्व स्वर दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है, जैसे लड़की, लड़कियों, नदी, नदियों, रोटी, रोटियों। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और पांचों वर्णों में दीर्घ संधि में हमेशा हमें दीर्घ मात्राओं की प्राप्ति होती है। गुण संधि में वह अपने सूत्रों के अनुसार अ या आ के बाद
ई, ई का य, ऊ का व, ओ और री का अर हो जाता है। वृद्धि संधि में हमेशा हमें मात्राओं में वृद्धि दिखाई देती है। यण संधि में मात्राएं अपने आप परिवर्तित होती जाती हैं नियमों के अनुसार, जैसे य, व और र में। अयादि संधि में भी मात्राएं परिवर्तित होती हैं। अयादि संधि, यण संधि और गुण संधि के नियम आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपने जाना कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बच्चों, आपको यह पाठ मैंने कक्षा में भी पढ़ाया था और आपको फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भेज रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।